हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ। सो ग्रोथ क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी का ग्रोथ एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक है। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्स का मतलब अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन सभी में जो परमानेंट इंक्रीज होता है साइज ऑफ एन ऑर्गन, पार्ट्स या सेल का, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। तो याद रखेंगे इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। तो जनरली जो ग्रोथ है ये क्यों हो पाता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, which provide energy for this process. फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन ऑफ लीफ। सो लीफ जो है स्टार्टिंग में इस साइज का होता है, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इट इंक्रीज इट्स साइज एंड बिकम परमानेंटली increase in size. So this is expansion of leaf which is a part of growth. Now here a question arises कि अगर हम किसी piece of wood को पानी में रख दे तो वो स्वेल हो जाएगा, तो क्या इसे भी हम ग्रोथ कहेंगे? आंसर क्या है कि जो पीस ऑफ वुड है पानी में रखने के कारण उसमें जो स्वेलिंग आएगी दैट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज नॉट परमानेंट चेंज। है ना, यहाँ पे जो वुड स्वेल हुआ है इट स्वेल बिकॉज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि रिवर्सिबल है, यानी कि अगर हम उस वुड को ड्राई कर दे तो वापस वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। एंड इस पूरे प्रोसेस में यानी कि स्वेलिंग में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हुआ है। जो वुड है वो देमसेल्फ एक्सपेंड हुआ है बाय absorbing the water. So this is not a part of growth. इसको हम ग्रोथ नहीं करेंगे, कहेंगे इट इज अ फिजिकल चेंज। सो इन प्लांट्स जो ग्रोथ है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होता है, यानी कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि यहाँ तक ही ये ग्रो करेंगे, ये ग्रो करते रहते हैं। सो प्लांट्स दे रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज दे हैव स्पेशल tissues, special cells that is called meristematic tissues, ना, which have the capacity to divide and self perpetuate. तो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा अबाउट ऑल दिस meristematic tissues, apical meristem, इंटरसेलुलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो ये सारे जो टिश्यूज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द प्लांट्स। लेकिन इन टिश्यू से यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से डिवाइड होकर के जो सेल्स बनते हैं which is known as the product of this division, those cells they make up the plant body. Because टिश्यू डिवाइड होकर के नए सेल्स बनाते हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, they lost power, they lost the capacity to divide and they make up the plant body. फॉर्म ऑफ जो ग्रोथ है जहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो परमानेंट होते जा रहे हैं और फिर नए सेल्स उसमें एड अप होते जा रहे हैं, तो इस तरह का जो ग्रोथ है, जो डिवीजन है, इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। सो व्हाट वुड हैपन इफ मेरिस्टम सीज टू डिवाइड? अगर मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा, और क्या ऐसा होता है? सो मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम है डिवाइड करना और नए सेल्स बनाना, जो सेल्स आगे जाके परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और plants जो हैं they undergo a period of dormancy and impacting its survival. So मेरिस्मेटिक सेल्स ही हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, नए टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं और प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी प्लांट का टिप कट कर दो तो आप देखोगे वो प्लांट आगे लेंथ वाइज इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। साइड से ब्रांचेस तो बढ़ेंगी बट वो लेंथ वाइज इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो उसका एपिकल मेरिस्टम था वो कट ही कर दिया है ना। तो यस, affect the plant growth.
We already studied about the root apical meristem and shoot apical meristem. Root apical meristem आगे जाके root form करता है, shoot apical meristem आगे जाके shoot form करेगा, है ना? So these two meristems are responsible for primary growth in plants and they contribute to the elongation of plants along their axis. वही जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट है लाइक जिम्नोस्पर्म, उनमें जो लेटरल मेरिस्टम है ना, और वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये सभी अपीयर होते हैं आगे जाके लाइफ में। तो पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर आगे जाके प्लांट का जो गर्थ है वो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज टिश्यूज, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। सो एलोंगेशन वाला जो पार्ट है दिस इज प्राइमरी ग्रोथ, एंड आगे जाके जब प्लांट का गर्थ इंक्रीज होगा by the formation of because of lateral meristem which result into the vascular cambium or cambium, that is called secondary growth. सो जैसा कि हमने देखा ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, बट अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें जहाँ पे ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल है वो स्टार्टिंग में स्मॉल होगा और उसमें प्रोटोप्लाज्म कंटेंट भी कम होगा, यानी कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बट विद ग्रोथ क्या होगा, जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एट सेलुलर लेवल तरह से ग्रोथ होता है। प्रोटोप्लाज्म है इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, है ना, प्रोटोप्लाज्म को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ग्रोथ है वो कैसे हम मेजर करेंगे? सो इट इज मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, जिसमें से कुछ हैं इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। तो इन सभी चीजों में क्या इंक्रीमेंट हुई है, इसको हम मेजर करके बता सकते हैं कि कैसे ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. तो per hour एक मेज के रूट में उसके एपिकल मेरिस्टम से इतने नए सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इस रेट में जो इसका रूट है वो एक्सपेंड होता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो सेल्स हैं किसके, वाटरमेलन के, दे इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। जो साइज है वाटरमेलन के हर एक सेल्स का वो बढ़ता है ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, ठीक है। यानी कि जो सेल की क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ेगी, वाटरमेलन जो ये फ्रूट है फॉर्म होने के बाद उसका साइज बढ़ता है इतने टाइम्स। सो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो पहला एग्जाम्पल है वहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एंड दूसरे एग्जाम्पल में जो साइज है सेल का वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का। सो पोलन ट्यूब के बारे में हम जानते हैं कि जो ट्यूब है वो कैसे ग्रो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ वाइज ये ग्रो करता है एंड दे रीच द ओवरी। एंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर द सरफेस एरिया ऑफ दिस लीफ इंक्रीजेज विद ग्रोथ एंड become large in size, so it increases in dorsiventral leaf। जो साइज है वो लीफ का बड़ा हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है विद ग्रोथ। तो ये जो जितने भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रोथ। किसी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, किसी में सेल का साइज बढ़ रहा है, किसी में लेंथ बढ़ रही है, किसी में सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट फेजेस ऑफ ग्रोथ। सो पीरियड ऑफ जो ग्रोथ है इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पहला फेज है मेरिस्टमैटिक फेज। तो जब भी मेरिस्टमैटिक वर्ड आ जाए वहां आप समझ जाओ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, यानी कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव सेल डिवीजन, एंड मेरिस्टमैटिक सेल्स आर undifferentiated, they found at tip of root and shoot, and they are responsible for producing new cells, and these meristematic cells are rich in protoplasm, they have large nuclei, their cell wall are primary in nature, they are thin cellulosic with abundant plasmodesmatal connection that is essential for cell division.
दूसरा फेज़ आता है एलोंगेशन फेज़। तो डिवीज़न हो गया सेल्स का, अब आएगा एलोंगेशन। फॉलोइंग द मेरिस्टेमेटिक फेज़ जो सेल्स हैं इन द एलोंगेशन फेज़ दे इंक्रीज़ इन साइज़। तो ये साइज़ को बढ़ाते हैं, है ना? सेल का साइज़ बढ़ेगा, आप देख सकते हो। ये जो सेल है यहाँ पे कितने स्मॉल है एंड आफ्टर एलोंगेशन दे बिकम लार्ज इन साइज़। So this is primarily due to cell vacuolation, cell enlargement and deposition of new cell walls. Elongation contributes significantly to the overall growth of the plant. Next phase is maturation phase. तो ये last phase है where cells they reach their maximum size in terms of wall thickening, protoplasmic modification and undergo differentiation. यानी कि they become specialized and develop specific function. यानी कि अब proper जो leaf बन जाएंगे उनका काम होगा photosynthesis करना. ठीक है, shoot है उनके through xylem and phloem के through जो water and food है वो उनका transport होगा. ठीक है, now each and every part of plant they developed and they start doing their specific work. The cells no longer divide and have reached their full size. है ना? Plant initially they are not differentiated, but after differentiation they get their specific function, specific size, specific shape, and they start doing their specific work. Now growth rate. So growth rate क्या है? It is the increased growth per unit time. सो ग्रोथ जो है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, क्योंकि ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है. सो एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज. तो जब स्प्राउट होता है तब जो सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनका साइज, हर चीज़ डिफरेंट होता है. जब ये स्प्राउट सीडलिंग बनते हैं तब कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. देन जब इनमें वेजिटेशन होता है तब कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे. देन व्हेन बर्ड फॉर्मेशन अकर, व्हेन फ्लावरिंग अकर एंड व्हेन देयर इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट. तो इन सभी स्टेजेस में हमें अलग-अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज that may be arithmetic और geometrical. So दो टाइप के ग्रोथ रेट्स हैं, एक है अरिथमेटिक, एक है जियोमेट्रिकल. पहले बात करेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ की, जहां सिर्फ एक डॉटर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है और बाकी जो सेल्स हैं दे गेट डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर्ड. सो ये जो पोर्शन है दिस इज सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड ऑल दीज आर द cells that lose the capacity to divide. So simplest जो expression है of arithmetic growth का is exemplified by the root elongation at constant rate. So अगर हम इस arithmetic growth के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा in between time and the increase in the height of the plant. So in that case we got a straight line. An expression for this is this LT equal to L naught plus RT. So where LT represent length at time t, L naught represent length at time 0 and R represent growth rate, and this T represent time period. We already know na, per elongation per unit time. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियोमेट्रिकल ग्रोथ. सो इनिशियली क्या होता है, जो ग्रोथ है वो काफी स्लो होता है, दैट इज कॉल्ड लैग फेज, बट आफ्टर दैट इट इंक्रीजेज रैपिडली एंड दैट फेज इज कॉल्ड लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल phase where zygote divide to form number of cells and each cells again divide to form many number of cells. This is called geometrical growth. So here both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. तो यहाँ पे हर एक सेल डिवाइड करता है, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो सिर्फ डिवाइड कर रहा है और बाकी के डिफरेंशिएट कर रहे हैं. नो, हर एक सेल डिवाइड कर रहा है. सो हाउ एवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई लिमिटेड है तो जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी, वो स्लो डाउन हो जाएंगी एंड दे लीड स्टेशनरी फेज. तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा. So you can see this is exponential phase, this is lag phase, this is log phase also called exponential phase. और अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड है, ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी एंड इट बिकम स्टेशनरी.
So, a sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissues, and organs of a plant. Expression for geometrical growth is W1 is equal to W naught E पावर आर टी सो यहाँ W1 का मतलब है फाइनल साइज वेट हाइट नंबर एटसेट्रा W नॉट का मतलब है इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड R represent growth rate, T represent time of growth and E represent base of natural logarithm. So यहाँ जो R है ये relative growth rate है and is also measured of ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index. Hence the final size of W1 depends on the initial size W naught. Now, quantitative comparison between the growth of living system can also be made in two ways. तो पहला जो तरीका है वो है measurement and the comparison of total growth per unit time कि हर unit time पे जो total growth है वो कितनी हो रही है that is called absolute growth rate. और दूसरा है growth of given system per unit time expressed on a common scale पे अगर हम सबको रखें यानी कि per unit initial parameter इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट कि इनिशियल कितना था उसको देखते हुए बाकी सबको कंपेयर करना सो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है टू लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन दैट आर डिफरेंट इन साइजेस बट शो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन द गिवन टाइम गिव लीव ए वन एंड बी वन दोनों लीफ अलग अलग हैं एंड दोनों में जो ग्रोथ है वो भी आपको अलग अलग दिखेगी This is because जो smaller leaf है A, despite having same absolute growth as leaf B, expressed a much large percentage increase in size, thus demonstrating a higher relative rate. कंडीशन ऑफ ग्रोथ सो ग्रोथ की क्या क्या कंडीशंस हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं तो पहला यहाँ आता है वाटर तो वाटर इज क्रूशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट एंड टर्जिडिटी विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और दूसरा जो काम करता है वाटर इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर एंजाइम रिएक्शन एंड इज नीडेड फॉर प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन Oxygen is vital for respiration and energy production, which is necessary for various metabolic activities. Next आता है nutrients. Nutrient include macro and micronutrients which provide raw material for protoplasm synthesis and energy. Nutrient also act as a source of energy. Next is temperature. So अगर optimal temperature है तो that is good for plant and that is between 28 to 30 डिग्री सेल्सियस बट ये टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हाई या लो होता है सो दैट कैन अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स नेक्स्ट आता है लाइट सो लाइट जो है इट इज रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं एंड इट इज ऑल्सो require for tissue differentiation and the synthesis of photosynthetic pigments लाइट इंटेंसिटी ड्यूरेशन क्वालिटी ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है ये भी अफेक्ट करती है ओरिएंटेशन ऑफ लीफी शूट को तो आपने देखा होगा कि जो शूट है प्लांट्स के वो मेनली लाइट की तरफ खुद को बेंड कर लेते हैं सो सनफ्लावर में ये चीज हमें काफी क्लियर दिखती है ग्रेविटी ग्रेविटी भी इन्फ्लुएंस करता है टू द डायरेक्शन ऑफ रूट एंड शूट ग्रोथ तो रूट जो है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड शूट जो है ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए अगर आज की क्लास में कोई डाउट तो अपनी comment में पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन
फ्रेंड्स, आप आज के सारे टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप श्योर हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सी यू सून।